2 महीने हो चुके हैं, मैंने रोटी का स्वाद भी नहीं चखा। यहाँ खाने के दाम आसमान छू रहे हैं। चीनी आटा दुकानों में है ही नहीं और सब्जी फल फ्रूट देखे अरसा हो गया। मार्केट में कुछ मिलता है तो बस ये लाल दाल। हमारी फैमिली ने खाना स्टोर नहीं किया, फायदा ही क्या। पिछली बार जब हमने राशन इकट्ठा किया था, इजरायली टैंक्स ने सब कुछ उड़ा दिया था। मेरे घर में अब 4 परिवार और रहते हैं, जिनके पास न तो कमाई का कोई जरिया है और न ही सर छिपाने को छत। एक टैक्सी ड्राइवर का परिवार है जिसकी कार ब्लास्ट हो गई। एक इलेक्ट्रिशियन है जिसकी इजराइल के यहाँ लाइट काटने के बाद कोई जरूरत ही नहीं, और एक स्नैक सेलर है जिसके पास बेचने को स्नैक्स ही नहीं। हम सभी लोग सिर्फ दाल, नमक और पानी के सहारे सरवाइव कर रहे हैं। मैं ईद का खाना लेने भी नहीं जा सकती, वहाँ भी जान का खतरा है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। दोस्तों, ये नोट्स हैं गाजा पैलेस्टाइन में बेस्ड फैक्ट चेकर ईमान हिलिस के, जो बताती है कि गाजा पट्टी पर हालात कितने बदतर हैं। For Palestinians, it's been 12 months of unprecedented loss and suffering. Everything you hear or see about Gaza is just the tip of the iceberg. No photo or video, the sound of 24/7 drones, the uncertainty of whether you or your family will make it through another day hangs over every moment of each day. The number of journalists killed, the number of medical workers killed, the number of schools destroyed, the percentage of amputated children. This is the worst war in modern history. शहर के शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इंसानों को खरगोशों की तरह मारा जा रहा है और खाद्य संकट ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। गाजा की ये कहानी आपने भी न्यूज या फिर सोशल मीडिया पर कुछ तो सुन रखी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त गाजा में रहने वाला इंसान कैसे जी रहा है, उसकी रोजमर्रा की लाइफ कैसी है और क्या वो इस जंग के उस पार तक सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। कौन सही है कौन गलत, ये फैसला आप कीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मानव जाति की मॉडर्न हिस्ट्री में क्रूरता की ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करें, एक क्विक अपील। फैक्टिफाइड हिंदी पर हम ऐसा कंटेंट बनाने की लगातार कोशिश करते हैं जो आपको अपनी सोसाइटी और दुनिया को बेहतर समझने में मदद करे। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश ईमानदार लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैक्टिफाइड हिंदी परिवार का हिस्सा बने। इससे हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलता है। खैर, अब आइए चलते हैं इस बदनसीब गाजा पट्टी पर। ये जमीन की एक पतली सी पट्टी है जो है तो फिलिस्तीन का हिस्सा, लेकिन फिलहाल हमास के कंट्रोल में है। बाकी का फिलिस्तीन इजराइल के ईस्ट में मौजूद है, जिसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। गाजा स्ट्रिप की एक तरफ है शक्तिशाली इजराइल और इसकी दूसरी तरफ है शांत पानी वाला मेडिटेरेनियन सी। वहीं साउथ में इसका कुछ हिस्सा इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला से भी लगता है। जमीन का ये टुकड़ा 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा है, जिसका टोटल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि हमारी दिल्ली भी इससे 4 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद इस छोटी सी जगह में 20 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं, जिसके चलते ये दुनिया की एक सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह बन जाती है। गाजा के दोनों बॉर्डर्स पर इजराइल और इजिप्ट दोनों का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है और इनके पार आना जाना आसान नहीं। यही कारण है कि गाजा स्ट्रिप को एक ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। पहले यहाँ एक एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसे 2001-2 में इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तब से ये बंद पड़ा है और यहाँ कोई ऑपरेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं। ऐसे में अगर गाजा सिटीजन्स को देश के बाहर कहीं जाना हो तो साउथ में इजिप्ट कभी कभी उनके लिए अपनी रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को ओपन करता है, जहाँ से पैलेस्टीनियंस इजिप्ट जाकर कायरो एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ सकते हैं। लेकिन ये क्रॉसिंग स्ट्रिक्टली कंट्रोल की जाती है और हर वक्त ओपन नहीं होती। नॉर्थ में एरिस क्रॉसिंग से भी ये लोग इजराइल तो जा सकते हैं, लेकिन तभी जब कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आपके पास हो ये स्पेशल परमिट, जो आमतौर पर एनजीओज, बिजनेसमैन और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज से जुड़े लोगों को ही मिल पाता है। और इसमें भी हर कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस और अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, गाजा और इजराइल के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1947 में तब हुई थी जब यूएन ने प्रपोज किया कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, एक ज्यूइश और एक अरब स्टेट। वहीं जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का फैसला हुआ। अब ज्यूज ने तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बावजूद 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और यूएन की मदद से ज्यूइश लीडर्स ने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दी।
इससे पहले ये पूरा इलाका फिलिस्तीनियों का हुआ करता था, जिसमें कुछ बिखरी हुई जूइश सेटलमेंट्स भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इजराइल पैलेस्टाइन की जमीन को निगलता गया और अरबी बाशिंदों को अलग अलग पॉकेट्स में ठूसता गया। आप इस एनिमेटेड मैप के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे पिछले 80 सालों में पैलेस्टाइन पर इजराइल का कब्जा हो गया। गाजा में ताजा हालात खराब हुए अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर सिविलियंस को मारने और बंदी बनाने का काम किया, जिसके बाद तो इजरायली फोर्सेस ने गाजा पट्टी पर मानो कहर बरपा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशंस ने कई इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया। शुरुआत में इजराइल का फोकस नॉर्थ गाजा पर ही था, क्योंकि हमास के ज्यादातर ठिकाने इसी हिस्से में थे। बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर बेत हनोन नाम का कस्बा इजराइल के हमले का पहला शिकार बना। फिर गाजा शहर और दूसरे अर्बन इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा, जिसके बाद गाजा के ज्यादातर लोग साउथ की तरफ भागने लगे। लेकिन इजराइल ने साउथ गाजा को भी नहीं बख्शा और वहां भी एयर स्ट्राइक्स होने लगी। जनवरी 2024 तक गाजा की आधी से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी थी और लाखों लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर थे। यहाँ की हालत भी बहुत खराब थी और सप्लाईज, खाने वगैरह की भारी कमी, जिसे ये लोग आज भी झेल रहे हैं और एक खतरनाक खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया से निकलकर इनको कोई सुरक्षित पनाह मिल गई हो। पहले तो इजराइल ने लोगों से कहा कि नॉर्थ छोड़ के वादी नदी, जो गाजा को रफली 2 हिस्सों में बांटती है, उसके साउथ में चले जाओ। और फिर साउथ में भी उसने मल्टीपल इवैक्यूएशन जोन्स बना दिए, जिसके चलते इन विस्थापित लोगों को, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे, लगातार मूव करते रहना पड़ा। अबू कलूब अपने 4 बच्चों के साथ उन 19 लाख विस्थापितों में शामिल थी, जो बताती हैं कि उन्हें 11 बार मूव करना पड़ा, कभी इजराइल के इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के चलते, तो कभी ओवरक्राउडिंग और कंडीशंस के चलते। कॉपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट के डेटा से मिली इन तस्वीरों में आप डैमेज एनालिसिस देख सकते हैं उन इलाकों का जहां सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई। यूएन के एस्टिमेट के मुताबिक इजराइल ने गाजा की 90% हाउसिंग यूनिट्स को बर्बाद कर दिया है, जिनमें 1,60,000 घर पूरी तरह से मलबा बन चुके हैं, तो वहीं 2,76,000 घरों को पार्शियल नुकसान पहुंचा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स कुछ नहीं बचा। यहाँ सिर्फ 22 लाख बाशिंदे रहते थे, जिनमें से ज्यादातर गाजा के 4 बड़े शहर रफा, खान यूनिस, देर अल बदा और गाजा सिटी के आसपास ही बसते। आज गाजा पट्टी की 90% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है और जिस जगह की 2/3 आबादी पहले ही गरीबी में जी रही थी, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है। उनके पास न तो पेट भरने को खाना है और न ही सर पर छत। अल-मवासी रफा शहर के पास ये वो उपजाऊ जमीन थी जिसे गाजा की बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की जमीन के नीचे मीठा पानी था और ये जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी थी। आज 14 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी ये उपजाऊ पट्टी एक विशाल टेंट सिटी में तब्दील हो चुकी है, जहां अब 12 लाख लोग रहते हैं, और वो भी ऐसे इलाके में जहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज है ही नहीं। 2023 और 2025 की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हो कि यहाँ किस कदर बसावट कई गुना बढ़ गई। इजराइल हमेशा यही कहता रहा कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, जो गाजा पट्टी पर 2007 से कंट्रोल किए बैठा है, लेकिन इस दौरान उसने 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली। इसके अलावा इजराइल के हमलों में 1,25,000 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें सही इलाज तक नहीं मिल पा रहा। गाजा के 36 हॉस्पिटल्स में से आधे ही पेशेंट्स को देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी पार्शियली ही फंक्शनल है। मेडिकल स्टाफ और सप्लाईज की भारी कमी है और मरीज बेहिसाब है। हेल्थ केयर बस नाम की ही बची है, और चाहे हमलों में जख्मी होने वाले हों या फिर रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने वाले लोग, बेसिक हेल्थ केयर मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों पर इस जंग का सबसे बुरा असर पड़ा। बता दें कि गाजा की आधी आबादी इन बच्चों की ही है और हर 45 मिनट में यहाँ एक बच्चे की मौत होती है। जान के खतरे के अलावा लगातार डिस्प्लेस होने, अपने परिवार के मेंबर्स को मरते देखने और पढ़ाई छूटने से होने वाले इनके नुकसान से इनकी पूरी जनरेशन पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आने वाले कई दशकों तक देखने को मिलेगा। गाजा में करीब 18 लाख लोग एक्यूट फूड शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ की 80% पॉपुलेशन जंग से पहले ही खाद्य संकट से जूझ रही थी, अब वही दाने दाने को तरस रही है। कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद इजराइल ने गाजा को मिलने वाली फॉरेन एड को भी ब्लॉक कर दिया, और अब भी वहाँ उतना राशन और सामान नहीं पहुँच रहा जितनी वहाँ के लोगों को जरूरत है। दुकानों पर ज्यादा सामान है ही नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा है उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। प्याज 900 रुपए किलो, अंडे 1,000 रुपए दर्जन, चीनी 2,000 रुपए किलो और आटा तक 1,000 रुपए किलो से ज्यादा में बिक रहा है। इजराइल ने यहाँ एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी शुरू किया है, लेकिन वो इनइफेक्टिव होने के साथ साथ
यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हुआ। GHF यानी कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, US और इजराइल द्वारा फंडेड इस NGO को हाल ही में गाजा में खाना बांटने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन इनके काम करने का तरीका सवालों के घेरे में तब आया जब इनके फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स लोगों के पास नहीं बल्कि अक्सर कॉम्बैट जोन्स को पार करके दूर खोले गए। ये एक रेड फ्लैग था जिसके चलते ज्यादातर लोग इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर गए ही नहीं, और जो गए उनके साथ हुआ हादसा किसी भयानक सपने से कम नहीं था। मई 27 यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के पहले ही दिन 3 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी गई और दर्जनों घायल हो गए। इजराइल ने कहा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिमिटेड फायर किया गया था, लेकिन इसके बाद सिर्फ जून 2025 में जो 550 लोगों को इन मैसेकर्स में मार दिया गया उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। चश्मदीदों ने बताया कि रफा के फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के पास इजरायली सोल्जर्स लोगों को ऐसे निशाना बना रहे थे जैसे वो इंसान नहीं बतखे हों और वो सोल्जर्स डक हंट गेम खेल रहे हों। और दोस्तों ये सब इजराइल तब कर रहा था जब पूरी दुनिया की नजर ईरान इजराइल वॉर पर थी। उन्होंने ये भी बताया कि जो एड मिल भी रही है उसे भी चाकू और हथियारों से लैस चोरों की गैंग या फिर हमास के लड़ाके आम जनता से लूट रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वायलेंस हो रही है। इसी वायलेंस और शूटिंग के डर से ज्यादातर लोग इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की तरफ जा ही नहीं रहे, जिससे इन बच्चों पर सीवियर माल न्यूट्रिशन का खतरा तो मंडरा ही रहा है। ऊपर से पुअर सैनिटरी कंडीशंस के चलते यहाँ बीमारियां फैलने का भी बहुत खतरा है। बच्चे अक्सर भूखे पेट ही सोते हैं और कई बच्चों के भूख से दम तोड़ने की भी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कहा है कि गाजा में हुई तबाही को रिपेयर करने में लंबा वक्त लगेगा। वाटर और सैनिटेशन सिस्टम्स खत्म हो चुके हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है और 50 मिलियन टन मलबा पड़ा है गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में। UNEP के एस्टीमेट के हिसाब से इस मलबे को ही साफ करने में 21 साल लग जाएंगे। अब हमास भी इजराइल पर हमले करता रहा है, लेकिन इजराइल जिस तरह की बर्बरता और जुल्म गाजा पट्टी पर रहने वालों पर ढा रहा है उसकी कोई भी और मिसाल आपको रीसेंट हिस्ट्री में तो कम से कम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि गाजा में ये लोग कैसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी, ये आपको भी कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या इजराइल ने गाजा में जो किया वो सही किया या फिर इजराइल हमास के बहाने फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाकर पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो जल्दी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।